Hello aspirants, welcome to Easy Spy, the Hindu analysis. Today the date is 29th May, so let's get started. But before starting, let me tell you few things. First is that most of you have not yet watched that video on real-time analysis of 2025 prelims. See, the reason I am telling you to just go through that is because यूपीएससी में जितना ज़रूरी है ये जानना कि हमें क्या पढ़ना है, उतना ही ज़रूरी हो जाता है क्या स्किप करके चलना है. इट्स नॉट लाइक दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर 100 क्वेश्चंस. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. ओके, इसलिए हमने उसका रियल टाइम एनालिसिस किया था सो दैट टू सी क्या हम अपनी एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रिपरेशन से 65 क्वेश्चंस तक पहुंच सकते थे ईजिली या नहीं. एंड वी ईजिली वेंट अप टू 63 क्वेश्चन. मैंने वो सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए थे इसमें से जो एक फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थॉट कि ये नहीं होगा उससे. ओके, सो आई एक्सपेक्ट यू कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें सो दैट आपको ये समझ में आए कि हम क्या चीज़ स्किप कर सकते हैं और कहाँ पे ज़्यादा इनपुट देने से हमें बेटर आउटपुट मिलेगा. ओके, नो वाई I usually upload this news analysis in the evening. The reason is that morning time is your best time that you should devote it to your statics syllabus. ओके, हमने इस एनालिसिस में देखा था दैट पॉलिटी एंड हिस्ट्री इसके क्वेश्चंस स्कोरिंग थे, इजी थे. एक दो क्वेश्चन अगर हम पॉलिटी के छोड़ दें और हिस्ट्री का एक क्वेश्चन. और इन दोनों सब्जेक्ट में खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ एक बार समझाने से या कोई और आपको नहीं पढ़ा सकता ये सब्जेक्ट. ये आपको डिमांड करते हैं मल्टीपल रिवीजन. और जब मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ तो मैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ. व्हेन इट कम्स टू लक्ष्मीकांत यू नीड एज मैनी एज 10 to 15 टाइम रिवीजन थ्रू आउट द ईयर और 1.5 ईयर. एंड ये हो जाता है. ऐसा नहीं है कि इतनी बार रिवाइज नहीं होती लक्ष्मीकांत, क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट सोर्स है जो अगर 11 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आउट ऑफ 11 9 क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व करवा देगा लक्ष्मीकांत. ओके, बट लक्ष्मीकांत की एक खूबसूरती ये भी है जब आप इसे रीड करते हो तो यू सी दैट जितनी बार आप रीड करते हो कुछ ना कुछ नया पॉइंट आपको समझ में आता है या आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती है. कुछ ऐसी चीज़ जो पहले की रीडिंग में स्किप हो गई होगी या आपने उसको ज़्यादा ध्यान ना दिया हो. सो दैट इज़ द थिंग कि पॉलिटी आपको बहुत रिवाइज करना पड़ता है. एंड सेम इज़ द हिस्ट्री. हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है जो कोई आपको समझाने बैठेगा या कुछ. चलो ठीक है, एक बार आपने लेक्चर ले लिया, समझ लिया, फाइन. बट ये भी आपसे डिमांड करेगा मल्टीपल टाइम रिवीजन. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुबह का जो टाइम होता है टिल इवनिंग 6, दिस इज़ द टाइम जहाँ आपको अपना स्टैटिक रिवाइज करना चाहिए. ओके, सेम गोज़ विथ इकोनॉमिक एंड जोग्राफी. अब इन दोनों सब्जेक्ट को मैं अलग कैटेगरी में इसलिए रखता हूँ बिकॉज यहाँ पे आपको टीचर्स की हेल्प ज़रूर लगेगी. यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है, उसके बिना यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. स्पेशली विद इकोनॉमिक्स यू नीड क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. ओके, एंड एप्लीकेशन बेस्ड इकोनॉमिक्स ज़्यादा आता है. जैसे इस बार आया था फिजिकल डेफिसिट और उन चीज़ों को लेके जो कि मैंने आपको करवाया कि बहुत इजी था. वो देखने में डरावना था क्वेश्चन बट ईजिली हो सकता था. ज्योग्राफी की बात करें तो मेजॉरिटी क्वेश्चन ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन जो आए यहाँ पर वो आपके अकेले एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकते हैं. ओके, और थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो जीसी लियोंग रीड कर लो अगर थोड़ी सी, तो उसका भी यूज़ रहा इस बार. लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट में आपको टीचिंग की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी. ये खुद से नहीं होगा उतनी आसानी से. ओके, अब इनके जब तक इकोनॉमी और ज्योग्राफी यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर आपने 2 से 3 बार भी रिवीजन किया विथ क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स एंड टॉपिक तो आपका ये दोनों सब्जेक्ट मैनेज हो जाता है. ओके, इसके बाद हमारा बच जाता है एसएनटी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. एंड आई शोड यू कि ये पूरा का पूरा आपका करंट अफेयर पे आप रिलाई कर सकते हैं. आप उसको करंट अफेयर पे छोड़ दीजिए. नाउ यू विल से सर कुछ क्वेश्चन तो हैं जो नहीं बनेंगे. हाँ, नहीं बनेंगे बॉस, लेकिन उसका मतलब ये है कि हमें पहुंचना भी 65 तक ही है. हमें 80+ पे नहीं जाना है. ओके, वो ठीक है, वहाँ पैनिक होता है, बच्चे सोचते हैं ज़्यादा अटैम्प्ट कर लो, नेगेटिव मार्किंग भी थोड़ी होगी, मैं मानता हूँ, ठीक है. लेकिन फिर भी हर साल आप पेपर में 10 क्वेश्चंस तो ऐसे देखेंगे जो सीधे सीधे ऐसे होते हैं जिनको आप छोड़ दो वही बेटर है. ओके, सो ये करंट अफेयर मैंने आपसे कहा है आप इसे हम पे छोड़ सकते हैं. वी विल टेक केयर ऑफ इट. इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी. इस बार भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, अगली बार भी नहीं आएंगी. लोकेशंस की बात थी तो मैंने जो क्वेश्चन में मुझे लगा कि 1 या 2 लोकेशन मैंने बताई लेकिन थर्ड वाली मैंने नहीं बताई. और मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिखा भी, जब तक बच्चा फाइनल आंसर तक ना पहुँच जाए तब तक किसी टीचर के पास या किसी भी यूट्यूब मेंटोर के पास ये राइट नहीं है कि वो क्लेम कर सके ये मैंने पढ़ाया था. ठीक है, अगर तीनों लोकेशन आपके नोट से आपके लेक्चर से सॉल्व हो रही हैं तो ठीक, नहीं हो रही है तो बाकी 2 का भी कोई मतलब नहीं बनता. और मैंने ऐसे सारे क्वेश्चन अपने रियल टाइम एनालिसिस में छोड़ दिए थे.
उसके बाद भी हम 63 तक पहुंच रहे थे और वही अप्रोच आपको लेके चलना है। करंट अफेयर आप हम पे टोटली रिलाई कर सकते हैं फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। और स्टैटिक सिलेबस में 2 सब्जेक्ट पॉलिटी एंड हिस्ट्री आपको मल्टीपल रिवीजन करने होंगे एंड दिस इज़ द थिंग जो आपको मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले करनी चाहिए। ओके, शुरू मॉर्निंग का 1 से 2 घंटे होने चाहिए कि कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज करो एंड उसके बाद आप पॉलिटी एंड हिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट का रिवीजन करिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से मेजॉरिटी फ्रेशर नहीं है। ओके, एंड इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में फोकस होना चाहिए अधिकतर कि मुझे कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। जैसे अभी बारिश हो रही है यहाँ पर इंडिया में कई जगहों पर, उसका मेन रीज़न है मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है, एंड एमजेओ अलॉन्ग विद एल नीनो। ये दोनों चीज़ है जो ग्लोबल वेदर को इम्पैक्ट करती है। लेकिन एक और कंसेप्ट है आईओडी, इंडियन ओशन डायपोल, ये सिर्फ हमारे ही इंडियन ओशन के वेदर फेनोमेना को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक बार पहले भी न्यूज़ एनालिसिस में कराई थी लास्ट ईयर, और मैं अभी भी करवाऊंगा, मे बी आज या कल में मैं इस पर पूरा लेक्चर अपलोड कर दूंगा। उसमें सारी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। एलनिनो, लानीना, एलनिनो मोडोकी, लानीना मोडोकी, मैडन जूलियन ऑसिलेशन एंड इंडियन ओशन डायपोल एंड एमॉक, ये पांचों कंसेप्ट आपके एक ही लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे ज्योग्राफी के। यही करंट है और यही आपका स्टैटिक है। ओके, सो मॉर्निंग से इवनिंग तक, मॉर्निंग में आप जितने भी बजे उठते हो, 6 बजे के अराउंड मैं आपको न्यूज़पेपर अपलोड करता हूँ। उसके पहले प्लीज़ अपने स्टैटिक को रिवाइज करने पे ध्यान दीजिए, बिकॉज हमने अपने जो रियल टाइम एनालिसिस में देखा था वो यही था कि अगर आपसे स्टैटिक के क्वेश्चन हैंडल हो गए थे तो फिर ये करंट के जितने हम लोगों ने अपने कोर्स में से रिविजन सीरीज और न्यूज़पेपर से सॉल्व किए, आप इजीली वहाँ तक पहुँच जाते जहाँ पे आप अपने आप को मोर देन सेफ कह सकते हो। ओके, सो ये मत बोला करो कि सर ये न्यूज़पेपर सुबह आना चाहिए। सुबह जो लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस डालते हैं उनका मेन गोल रहता है खुद की प्रोग्रेस रादर देन स्टूडेंट की प्रोग्रेस। गोल ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़े उनके एनालिसिस की, एंड सेकंड थिंग इज़ ज़्यादा से ज़्यादा वॉच आवर्स आएँ। बट वो ठीक है अपनी जगह, वो अपनी जगह है, बट मेनली स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो आप न्यूज़ एनालिसिस या जो भी जहाँ से भी कर रहे हो, बट इवनिंग में देखिए 6 PM के बाद, उसके पहले का पूरा टाइम आपके स्टैटिक तैयार करने में जाना चाहिए। ओके, तो उस वीडियो को देख लेना, वो आपके लिए ही है, वो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये समझने में कि किस तरीके से आगे बढ़ना है प्रेपरेशन में। ओके, चलो शुरू करें। फ्रेश फर्स्ट न्यूज़ है, फ्रेश यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स पुट ऑन होल्ड। अब ये मैंने आपको कल समझाया था, क्योंकि अमेरिका को ये लगता है कि ऐसे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ नहीं आने चाहिए हु आर मोर क्रिटिकल ऑफ यूएसए एंड इट्स एलाइज। तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि आप अमेरिका में रह के वहाँ पर बैनर लेके प्रोटेस्ट करके ये नहीं कह सकते इजराइल इज़ कमिटिंग जेनोसाइड। ओके, तो इस चीज़ को सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू अच्छे से वेरीफाई करना चाहता है पहले यूएसए, उसके बाद अपने यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स को वो वीज़ा देगा। ओके, तब तक के लिए होल्ड पे डाल दिया गया है। एंड इवन इंडियन स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे, ठीक है, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये लगता है कि ह्यूमैनिटी के साइड रहेंगे हम लोग, ये इसराइल गाज़ा वो अपनी जगह है, बट इस वक्त जो इसराइल कर रहा है हाँ वो रियल में बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट ये एक रीज़न है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिवर्सिटीज़ को पॉइंट आउट किया दैट आप इस तरीके से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन ना दें अपने यहाँ। यूनिवर्सिटी ने माना नहीं, तो ट्रंप ने कहा कि ठीक है मैं आपके पास जाने वाली फंडिंग रोक दूंगा, तो यूनिवर्सिटी ने कहा रोक दो। ओके, तो अभी के लिए यूनिवर्सिटी ट्रंप की सुन नहीं रही है, तो उसने फिर अपने जो डिपार्टमेंट है उन्हीं को कहा है कि वीज़ा डिले कर दो। ठीक है, वीज़ा देना ही नहीं जब तक कि अच्छे से वेरिफिकेशन ना हो जाए इनका। कल समझ लिया था हमने इस बात को। सेकेंड इज आईआईपी ग्रोथ एट 8 month लो ऑफ 2.7% इन अप्रैल। मैंने आपको परसों एक आर्टिकल और कराया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि नेट एफडीआई, यानी कि जितनी एफडीआई इंडिया में आ रही है और जितनी इंडिया से बाहर जा रही है, प्रोवाइडेड कि ये एफडीआई जो आई वो अपना प्रॉफिट भी लेके जाएंगी और फिर इंडियंस भी बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये नेट एफडीआई ऑलमोस्ट 0.3 बिलियन पे आ चुकी है। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इस वक्त हमारा इंडिया उतना अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर में करता हुआ नहीं दिख रहा है जितना कि गवर्नमेंट क्लेम करती है। चलो आईआईपी के बारे में कुछ बेसिक्स जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। फर्स्ट, ये मेजर करता है शॉर्ट टर्म चेंजेस को। ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म चेंजेस को मेजर करता है, हर मंथ पब्लिश होता है। ओके, और ये मेजर क्या कर रहा है, ये मेजर कर रहा है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि कितना वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू नहीं। ओके, एक होती है वैल्यू, वैल्यू को नहीं मेजर करता है, ये करता है वॉल्यूम को। आपने इतने टन टेक्सटाइल बनाया, क्लोथ्स, ठीक है, वो मेजर करेगा। इसकी वैल्यू कितनी है, कितने $1 बिलियन का होगा ये टेक्सटाइल, वो मेजर नहीं करेगा ये।
ठीक है। ये वॉल्यूम को मेजर करता है, शॉर्ट टर्म चेंजेस एवरी मंथ। पब्लिश कौन करता है? ये पब्लिश करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में। क्लियर? बेस ईयर है इसका 2011-12। अब ये बेस ईयर से क्या मतलब होता है? बेस ईयर से मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी बेस ईयर होगा उसको हम 100 मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि अभी हमारा IIP निकल के आया 116, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो इसमें ग्रोथ रेट रही है वो कितनी रही है? 16%। क्लियर? देन इसमें सेक्टरल कॉम्पोजिशन देखें अगर हम वेट वाइज, तो मैन्युफैक्चरिंग, पहले तो MEM याद रखो, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैटर करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी। मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज होता है 77 से ऊपर, ठीक है, 809 आइटम्स, बट सिर्फ परसेंटेज याद रखिए, अप्रॉक्स। माइनिंग 14% एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट 8%। इसके बाद जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, ठीक, इस IIP में जो सिर्फ 8 कोर सेक्टर्स हैं उनका अकेले का ही वेटेज हो जाता है 40%। यानी कि अगर हमारे कोर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करें तो हमारा ओवरऑल IIP अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो UPSC ने PYQ में पूछी है वो है इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। मैंने यहाँ पे डेलिबरेटली परसेंटेज नहीं लिखा है कि किसको कितना परसेंट एलोकेट किया है, क्योंकि वो नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को ही पूछा जाएगा। ओके, सबसे कम याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है, फर्टिलाइजर सबसे कम है, उसके बाद सीमेंट है। ओके, सबसे ज़्यादा है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड ओवर और पूरे एशिया को हम ही सेंड करते हैं। हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, फिर हमारे यहाँ जो रिफाइनरीज लगी हुई हैं वो इनको रिफाइन करती हैं, फिर रिफाइनरी से निकल के आता है पेट्रोल, डीजल, वैक्स, कैरोसिन, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, ये सब फिर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इवन यूरोप को भी एक्सपोर्ट करते हैं। हमने रशिया से काफ़ी सारा क्रूड ऑयल ख़रीदा और फिर हमने इसको यूरोप को एक्सपोर्ट किया। तो फिर बात तो वहीं आ गई कि एक तरफ यूरोप कह रहा है हम रशिया से नहीं लेंगे, रशिया को बॉयकॉट करेंगे, बट रशिया से वो चीज़ इंडिया आ रही है, इंडिया में रिफाइन हो रही है, फिर वापस यूरोप के मार्केट में जा रही है। तो इसलिए रशिया को इस वॉर में ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। एनीवे, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, उसके बाद होता है इलेक्ट्रिसिटी, देन कम स्टील, कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। ओके, और सबसे कम है सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। ये आपको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा। अब IIP और इसी के साथ एक और इंडेक्स चलता है, दैट इज़ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इन दोनों में फ़र्क क्या है ये जानना ज़रूरी है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये पब्लिश करता है निकी, जबकि ये पब्लिश करता है हमारा NSO। इट डज़ नॉट ट्रैक द एक्चुअल प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पर IIP ट्रैक कर रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। ये कवर करता है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, वो भी सिर्फ 500 कंपनीज़ को। ओके, जबकि ये कवर करता है प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑल्सो। ये कवर करेगा दोनों को, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। इसलिए PMI को बेटर माना जाता है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा सर्विस सेक्टर का वेटेज है। ओके, इसलिए ये PMI को हम लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जबकि IIP मेजर करता है ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। दिस इज लेस कॉम्प्रीहेंसिव सिंस इट कवर्स ओनली दी प्राइवेट सेक्टर, वो भी सिर्फ टॉप 500 कंपनीज, जबकि ये ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव होता है क्योंकि ये विद इन मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट और पब्लिक दोनों को कवर करता है। इट इज़ नॉट यूज फॉर GDP कैलकुलेशन, बट IIP इज़ यूज फॉर GDP कैलकुलेशन टू अकाउंट फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जैसे टेक्सटाइल वगैरह, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा होता है। क्लियर? तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो, डन विथ IIP, ठीक है। 8 मंथ लो है टू जस्ट 2.7%, यानी कि अगर हम बेस ईयर देखें कि हम लोग 2011 के आसपास कहाँ थे, अगर उस टाइम हमारा 100 था, तो अभी जस्ट है ये आपका 2.7 की इस पर ग्रोथ हुई है। ओके, तो काफ़ी बुरे हाल चल रहे हैं एक्चुअली। चलो, आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी चीज़ें बकवास है, तो उसको थोड़ा सा साइडलाइन करके हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे आते हैं। इस पे ये ऑयल स्पिल हुआ है केरल कोस्ट पे, हमने उस दिन भी इसके बारे में बात की थी। तो वहाँ पे मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, और वो चीज़ ही है जो UPSC आपसे उम्मीद करता है कि आप इसकी बैक स्टोरी जानें कि इसके लिए हमारे पास क्या लॉज हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं ना, ये और ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और यही प्लास्टिक पैलेट्स आगे चल के एक डेंजरस पॉल्यूटेंट्स बनते हैं। आपने प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ये सब मैं अभी बताऊँगा आपको। टाइनी प्लास्टिक पैलेट्स, इनको नडल्स भी कहा जाता है। अब ये पहुंच गए हैं बीच पे थिरुवनंतपुरम के। वाइल दीज आर नॉट इनहेरेंटली टॉक्सिक, बट दीज पैलेट्स रिमेन डेंजरस पॉल्यूटेंट बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसे? क्योंकि यही प्लास्टिक के जो पैलेट्स हैं ये आगे चल के और ब्रेक डाउन होंगे, फिर ये
माइक्रो पॉल्यूटेंट्स और नैनो पॉल्यूटेंट्स इस तरह के छोटे छोटे प्लास्टिक्स में बन के, और फिर माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में तो हम जानते हैं कि ये आजकल कहाँ नहीं है, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में तक पहुँच चुका है। ओके, ये सब न्यूज़ आर्टिकल में पहले हमने देखा है। ये मदर के जो बेबी मतलब मिल्क होता है, जो बेबी को फीड किया जाता है, ये मदर्स के मिल्क में तक मिला है। ठीक है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में तक मिला हुआ है ये, इवन ह्यूमन मैन के टेस्टिकल्स तक में है ये। और इसी का एक इम्पैक्ट आया था एक रिपोर्ट में कि ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट डिक्लाइन हो रहा है, राइट। तो ये माइक्रोप्लास्टिक्स बड़े डेंजरस हैं। अब ये जो आज प्लास्टिक पैलेट्स आप देख रहे हैं, ये ओवर द टाइम अगर यहाँ इस तरह पड़े रहेंगे तो ये और छोटे छोटे में ब्रेक होंगे। ठीक है, एक तो होते हैं हमारे प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स जिनका साइज़ होता है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 5 नैनोमीटर। ठीक है, और उसके बाद दूसरे होते हैं हमारे नैनो प्लास्टिक। अभी हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन इससे पहले इनके बारे में जानिए लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। मैंने आपके साथ एक मेन सेशन किया था प्लास्टिक में, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी जिनको यूज़ किया जाता है प्लास्टिक बनाने में। अब ये जो LDPE है, ओके, ये बहुत मुश्किल होता है इसको रिसाइकल करना। अब कल का न्यूज़ एनालिसिस अगर देखा हो तो उसमें आपको याद है कि शुगर केन से ड्राइव करके हम लोग एक पॉलीमर को यूज़ करके प्लास्टिक्स बना सकते हैं, और उसी पे वर्क चल रहा है। कल के न्यूज़पेपर में हमने ये चीज़ देखी थी। ओके, तो शुगर केन इंडस्ट्री को तो फ़ायदा होगा ही होगा, बल्कि इन प्लास्टिक्स को बायोडिग्रेडेबल बनाने में भी मदद मिलेगी। अब इसके बारे में हम यहाँ से दो चीज़ें जानेंगे। एक तो उस दिन एक चीज़ अधूरी रह गई थी, वो था हमारा ये दिस वन मार्पोल ट्रीटी। ठीक है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि यही है जो मैनेज करता है पोल्यूशन को फ्रॉम द शिप्स। ओके, इसमें 6 एनेक्स्चर हैं और पूरे 6 आपको पता होना चाहिए। अगर कभी क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में तो इसी पे बेस्ड आएगा। ये बनाई किसने है, मार्पोल बनाया किसने, ये बनाया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पे। मैं सारी चीज़ें यहाँ न्यूज़पेपर में ही नहीं पुट कर रहा हूँ, लेंदी हो जाता है, ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसके शॉर्ट नोट्स मैं आपको डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, वैसे पहले भी कई बार किए हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ये जो है ना, यही प्रीलिम्स में इस बार दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किए थे। ओके, तो पहले तो मार्पोल के बारे में जान लीजिए, इसके 6 एनेक्स्चर के बारे में जानना ज़रूरी है। फर्स्ट है एनेक्स्चर 1, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन बाय ऑयल। तो ये जो केरल कोस्ट पे इस वक्त जो इंसिडेंट हुआ है वो किस कैटेगरी में फॉल होगा, मार्पोल कन्वेंशन एनेक्स्चर 1 में। क्लियर यहाँ तक। सेकेंड है नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस, दैट इज़ कि यहाँ पर हम लोग कई ऐसे लिक्विड सब्सटेंसेस ले जाते रहते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, केमिकल्स वगैरह बल्क में लेके जाते हैं। तो इनकी वजह से भी अगर कोई पॉल्यूशन हो रहा है तो वो चला जाएगा आपका एनेक्स्चर 2 में। ठीक है, एनेक्स्चर 1 इज स्पेसिफिकली फॉर ऑयल एंड एनेक्स्चर 2 इज़ फॉर अदर नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेज। देन कम्स दी हार्मफुल सब्सटेंसेज जिन्हें हम सी से ले जा रहे हैं इन दी पैकेज फॉर्म। ठीक है, जैसे ये ड्रम्स रखे हुए हैं यहाँ पे केमिकल्स वगैरह के, तो ये आ जाएगा अदर हार्मफुल सब्सटेंसेज। ये है नॉक्शियस लिक्विड, दीज आर दी हार्मफुल सब्सटेंसेज। ये आएगा आपका एनेक्स्चर 3 में। फिर एनेक्स्चर 4 में आ जाता है कि आप जो सीवेज वगैरह शिप से रिलीज़ होता है, ठीक है, आप इतने आप वहाँ रह रहे हो, आप वहाँ खा पी रहे हो, आप लोग जो भी यहाँ पे सीवेज वगैरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उससे जो गंदगी निकलेगी वो जब सी में जाती है उस पोल्यूशन को मैनेज करते हैं एनेक्स्चर 4 में। एनेक्स्चर 5 करता है कि आप इतनी जो शिप में क्रू रह रहा है उसके थ्रू जो गार्बेज जनरेट होगा वो आएगा एनेक्स्चर 5 में। एंड एनेक्स्चर 6 आएगा जो एयर पोल्यूशन होता है यहाँ पे शिप से। और मैंने जब डिकार्बोनाइजेशन ऑफ शिपिंग सेक्टर की बात की थी एक बार आपके साथ, तब आई टोल्ड यू कि इससे 4% जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का पोल्यूशन है वो शिपिंग सेक्टर में, तो हमें शिप्स को भी डिकार्बोनाइजेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसमें फिर हमने वो सब बातें जानी थी, क्या हाइड्रोजन फ्यूल्स के लिए एक ऑप्शन बन सकता है फ्यूचर में एंड ऑल दोज थिंग्स। क्लियर, तो इसके पूरे 6 एनेक्स्चर याद रखने होंगे आपको। ठीक है, फर्स्ट वन तो ऑयल है तो वो तो सब हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। सेकंड इज नॉक्शियस लिक्विड एंड थर्ड वन इज हार्मफुल सब्सटेंसेज। उसके बाद सीवेज, टॉयलेट्स एंड ऑल, गार्बेज जो वेस्ट जनरेट आप कर रहे हो, खाना पीना, पैकेट्स एंड ऑल दोज थिंग। एंड फिफ्थ वन इज एयर पॉल्यूशन जो शिप में यहाँ से इनसे रिलीज होता है। ठीक है, 6 एनेक्स्चर तैयार हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट बात है दैट यस इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू दिस, यानी इंडिया इसके पूरे 6 एनेक्स्चर से रिलेटेड जो जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करेगा। लेकिन हम लोग इसको एनफोर्स करने के लिए, अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था 2021 के प्रीलिम्स में कि अगर कोई ग्लोबल कन्वेंशन है तो क्या उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक लेजिस्लेशन नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, वरना हम फिर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट,
एयर पॉल्यूशन एक्ट ये सब क्यों बनाया हमने? इसलिए बनाया है क्योंकि दीज आर एनफोर्स थ्रू दी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। तो मार्पोल कन्वेंशन के जो नॉर्म्स हैं उनको एनफोर्स करने के लिए हमने डोमेस्टिक लेवल पे अपने खुद के यहाँ पर लेजिस्लेशन बनाए, जैसे मर्चेंट शिपिंग एक्ट विच हैज़ प्रोविजन ऑन सिविल लाइबिलिटी एंड पॉल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट्स। ठीक है, कि किसकी लाइबिलिटी बनेगी अगर कोई हार्म हुआ तो, और पॉल्यूशन प्रिवेंशन के सर्टिफिकेट्स को लेकर नॉर्म है, और ये हमने बनाए हैं मर्चेंट शिपिंग एक्ट इन इंडिया के। सेकेंड इज इंडियन शिप्स एंड शिप्स इन इंडियन वाटर्स आर मैंडेटेड to follow these regulations, and ports also maintain oil spill contingency plans to handle local cases while the Indian Coast Guard is the nodal agency. ओके, बस इतना जानना था मार्पोल के बारे में। उस दिन मैंने नहीं बताया था आपको, मुझे लगा था पहले इसको हम सेपरेटली करेंगे अलग टॉपिक में, बट देन आई थॉट कि इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि 2023 में उस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप लोग को ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑयल स्पिल हो रहा है तो उसके क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ की मराइन लाइफ पे वो इम्पैक्ट करेगा, वहाँ का ओवरऑल इकोसिस्टम पे वो इम्पैक्ट करेगा, वहाँ की जो फिशिंग कम्युनिटी है उनकी लाइवलीहुड पे वो इम्पैक्ट करेगा। ये तो इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके क्या इम्पैक्ट वगैरह हो सकते हैं। फिर इसको आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो, तो उसमें अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम इस ऑयल को कलेक्शन कर सकते हैं। कई बार हम उसको वहीं पर थोड़े से एरिया में ही रोक कर उसको बर्न किया जा सकता है। तो ये 2023 में आपसे मेंस पूछा जा चुका है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, क्योंकि अब वो दोबारा नहीं पूछेगा इतनी जल्दी। चलिए थोड़ा सा माइक्रोप्लास्टिक के बारे में जानते हैं। फर्स्ट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन इज कि इनका साइज़ जो होता है वो होता है लेस देन 5 mm। ओके, लेस देन 5 mm है तो हम उनको कहेंगे माइक्रोप्लास्टिक। ये हार्मफुल हैं हमारी ओशन लाइफ के लिए भी, एक्वेटिक लाइफ के लिए भी। अच्छा, आप सोच सकते हैं कि ये ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में, मदर के मिल्क में कैसे पहुंच रहा है? पहली बात तो ये पहुंच रहा है सी फूड के थ्रू, फिश वगैरह। अब ये एक्वेटिक लाइफ में जाएगा, प्लास्टिक गया होगा वहाँ पे, वो पड़ा रहेगा, ब्रेक डाउन होता रहेगा, माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फिश उसको इनहेल करेंगी, फिर इसी फिश को ह्यूमन कंज्यूम करेगा, कभी डायरेक्टली फूड के फॉर्म में, कभी फिश ऑयल के फॉर्म में करेगा। ओके, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें ओशियन और एक्वेटिक लाइफ को तो हार्म करती हैं, बट उसके साथ साथ फिर ये ह्यूमन के बीच में भी आके उसे भी हार्म करती हैं। ओके, under the influence of solar UV radiation, wind currents and other natural factors, these plastic fragments ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, और उन्हीं को कहा जाता है माइक्रोप्लास्टिक्स। माइक्रोप्लास्टिक्स मतलब लेस देन 5 mm, एंड नैनो प्लास्टिक दे आर स्मॉलर देन 100 mm। ओके, चलिए अब यहाँ पर अगर हम ब्रेकडाउन की बात करें तो कुछ होते हैं प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स एंड सम आर सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स। दे आर द टाइनी पार्टिकल्स डिजाइंड फॉर कमर्शियल यूज एंड माइक्रोफाइबर शेड फ्रॉम द क्लोथिंग एंड अदर टेक्सटाइल। जैसे आप लोग उसे क्या बोलते हैं, आप फेस वॉश वगैरह में देखा होगा आपने, टूथपेस्ट वगैरह में देखा होगा, आजकल ऐसे माइक्रोबीट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आपके जो स्क्रब एंड ऑल आते हैं, तो इसमें जो माइक्रोबीट्स यूज़ हो रहे हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, प्लास्टिक पैलेट्स में, प्लास्टिक फाइबर्स में, यही जाकर ये डिग्रेड नहीं होते हैं, ये आपके वॉशरूम से, सीवेज से होते हुए फिर जाके ओशंस वगैरह में ये ऐसे ही घूमते रहेंगे, ये डिग्रेड नहीं होता है इतनी आसानी से। और सेकेंडरी माइक्रोपॉल्यूटेंट्स क्या होंगे? प्राइमरी तो ये हो गए जो हमने डायरेक्ट यूज़ किया, एंड सेकेंडरी वो होते हैं जो बड़े प्लास्टिक से ब्रेक डाउन होकर बनते हैं। एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड ऑल, प्राइमरली सोलर रेडिएशन, ओशन वेव्स, एंड देन यहाँ पे इनका ब्रेक डाउन होता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स में। ठीक है, तो प्राइमरी यानी कि जिनको हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, एंड सेकेंडरी जो बड़े प्लास्टिक से ब्रेक डाउन होकर बनते हैं। ओके, इन माइक्रोप्लास्टिक्स की एप्लीकेशंस क्या हैं? तो इन्हें हम लोग यूज़ कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स में फॉर द टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। कुछ साल क्या, जब हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कशन कर रहे थे पिछले साल, उसी में आया था दैट हमने ऐसे नैनो पार्टिकल्स बनाए हुए हैं कैंसर थेरेपी के लिए, जो ड्रग्स को डिलीवर करेंगे एग्जैक्टली जाकर कैंसर सेल्स पे, यानी कि कैंसर सेल के सराउंडिंग में जो हेल्दी सेल हैं उनको हार्म नहीं होगा। ये नैनो पार्टिकल्स ड्रग डिलीवर करेंगे डायरेक्टली, जैसे कीमोथेरेपी हो रही है तो ड्रग डिलीवर की जाएगी डायरेक्टली कैंसर सेल्स को, और इनको किल किया जाएगा, हेल्दी सेल को हार्म नहीं किया जाएगा। राइट, सो दे कैन बी यूज फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी ड्यू टू कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज केमिकल्स इफेक्टिवली। इंडस्ट्रियल एप्लीकेंट्स में दे आर यूज्ड इन एयर ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी फॉर क्लीनिंग मशीनरीज इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक टेक्सटाइल। आपने होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट में देखा होगा वो जो एग्जॉस्ट होते हैं ना गैस के ऊपर लगे हुए, उनमें जब ज़्यादा बहुत काले हो जाते हैं वो रेस्टोरेंट्स में रेगुलर यूसेज से, तो उसके बाद उनको यूज़ किया जाता है इन एयर ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू
क्लीन करने में, ओके, उन पे जमी हुई जो काई होती है। कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, सो दे आर यूज एज एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स, आपकी डेड स्किन वगैरह को निकालने में, जैसे फेशियल स्क्रब्स, टूथपेस्ट एंड अदर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। तो ये इन सब में यूज़ होता है माइक्रोप्लास्टिक्स। अब ये तीन चीज़ें हैं जो हमने टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर में देखी है, और ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हो कि हम इनके साथ किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिसर्चर्स एट MIT हैज़ डेवलप्ड ए सिल्क बेस्ड सिस्टम दैट कैन रिप्लेस माइक्रोप्लास्टिक्स इन वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स, जैसे हमने नैनो यूरिया बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, एक सिल्क बेस्ड सिस्टम बनाया है जो रिप्लेस कर देगा इन माइक्रोप्लास्टिक्स को, यानी हम ड्रग डिलीवरी और कॉस्मेटिक्स इन सब में ये सिल्क बेस्ड सिस्टम यूज़ करेंगे ताकि ये माइक्रोप्लास्टिक्स एनवायरनमेंट में रिलीज ना हो। ये सिल्क बेस्ड होंगे, बायोडिग्रेडेबल होंगे, अपने आप डिग्रेड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज प्लांट बेस्ड फिल्टर्स। द फिल्टर मेड ऑफ tannins and wood dust, they can trap up 99.9% of microplastics in the water। ओके, तो अगर ये माइक्रोप्लास्टिक रन ऑफ हो भी रहे हैं, लेकिन अगर हम फिल्टर बनाएं इनका यूज़ करके टैनाइन्स एंड वुड डस्ट का, तो ये इन माइक्रोप्लास्टिक्स को ट्रैप कर सकते हैं अप टू 99.9%। ओके, सो ये सेकंड मेथड हो गया प्लांट बेस्ड फिल्टर्स। थर्ड वन इज नेचुरल फाइबर टेक्सटाइल्स डू नॉट रिलीज माइक्रोप्लास्टिक्स during washing and are biodegradable under the right condition, and these materials offer a sustainable alternative to synthetic fibers like polyester and nylons। ओके, तो ये तीन तरीके हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम माइक्रोप्लास्टिक्स को मैनेज कर सकते हैं, और ये तीनों तरीके आपके आंसर में दिखने चाहिए अगर आप एक अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो। ओके, चलिए इस पेज पे से तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक हैदराबाद का टीनेजर है जिसने 7 समिट चैलेंज को कंप्लीट किया है। अब मुझे ही बताइए आप में से कितनों को पता है कि कौन से 7 समिट हैं? आई थिंक नहीं पता होगा, मेजॉरिटी को तो नहीं पता होगा। चलो पहले तो ये जान लो, क्योंकि इस बार जी गुकेश का भी जो आंसर आया उसमें सेकंड स्टेटमेंट यही था कि ये ग्रैंड मास्टर नहीं है, ये तो सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन बने। ग्रैंड मास्टर का सबसे यंगेस्ट का खिताब अभी भी एक अमेरिकन टीनेजर के पास है, इंडियन ओरिजिन का। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बारे में भी जान लीजिए। ये जो भी है विश्वनाथ कार्तिकेय, ही इज़ द यंगेस्ट इंडियन, ओके, एंड द सेकंड यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट दिस 7 समिट चैलेंज। ओके, इंडिया में यंगेस्ट है बट वर्ल्ड में सेकंड यंगेस्ट। अब 7 समिट कौन से हैं उनके नाम भी जान लेते हैं और वो किस किस कंट्री में लोकेटेड है। तो 7 समिट यानी 7 कॉन्टिनेंट्स। तो सबसे पहले है यहाँ पे ऑस्ट्रेलेशिया कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा पर्वत है इनका, उसका नाम है कार्स्टेंस पिरामिड। हाइट है 4884 मीटर। हाइट याद नहीं रखनी है। किस कॉन्टिनेंट में है ये? ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। लेकिन ये जो समिट है वो लोकेटेड है इंडोनेशिया में। अब इंडोनेशिया का मैप आपने देखा होगा, काफ़ी बिखरा बिखरा हुआ सा है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसका जो एरिया है वो उधर चला जाता है जिसे हम ऑस्ट्रेलेशिया कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर उस कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा माउंटेन है कार्स्टेंस, वो आता है इंडोनेशिया में, याद रहेगा। ओके, ये गलती से ये टिक ना कर देना कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री में ही आता होगा, नहीं, इंडोनेशिया में आता है। सेकंड है आपका विंसन मासिव, ये है अंटार्कटिका में और वहीं पे आता है। ओके, दिस इज द सेकंड पीक। थर्ड पीक इज एल्ब्रूस, ये यूरोप का हाईएस्ट पीक है और ये आता है आपका रशिया में। क्लियर? माउंट किलिमंजारो, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका एंड इट इज़ इन तंजानिया। माउंट मैकिनले यूएसए में, यूएसए का जो अलास्का रीजन है ये वहाँ पे आता है। देन कम्स माउंट एकोंकुआ, और ये आता है आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट अर्जेंटीना में। देन माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर, ये एशिया का हाईएस्ट है और ये आता है नेपाल में। ओके, तो अब ये चीज़ें कल को अगर आपको दे दी जाएगी मैच द कॉलम में 3-4 नाम देकर मैच करने के लिए, तो पहला तो कि सारे 7 आपने पूरे 7 आपने एक जगह पढ़े हैं, उसके चांसेस कम है। ओके, सेकंड कि आप यहाँ पे इंडोनेशिया वाले में गलती कर सकते हो, कार्स्टेंस, आपको लगेगा यार ये ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट है तो वहीं होगा, ठीक है, ये आपकी एक सिली मिस्टेक हो सकती है। क्लियर? तो इस तरीके से न्यूज़ आर्टिकल्स को तैयार किया करो। ऐसा नहीं है कि इस आर्टिकल को हम छोड़ सकते थे, इसमें हमें ये 7 माउंट समिट्स जानना ज़रूरी है। हाइट नहीं पूछी जाएगी, कंट्री पूछी जाएगी, कॉन्टिनेंट पूछा जाएगा, दैट्स इट। ओके, रशिया, तंजानिया, अर्जेंटीना, नेपाल, अलास्का। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
आप में से जो पहले फॉलो करते थे न्यूज़पेपर को, मैंने आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से कराई थी और उसी के साथ साथ मैंने आपको पीएम श्री स्कूल करा दिए थे, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ने बहुत परेशान कर रखा है स्टेट्स को कि पीएम श्री में एनरोल करो। ठीक है, तो ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इस आदमी को देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ आर्टिकल पढ़ने से पहले देख लो लिखा किसने है। डायरेक्टर ऑफ जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। अब ये जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट वही है जो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी बदनाम रहा, बिकॉज इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के काफ़ी सारी जो रिक्रूटमेंट आई उसमें इन्हें जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी, एसटी, यहाँ तक कि फिजिकली हैंडीकैप, हर कैटेगरी में कैंडिडेट मिल गए, लेकिन इन्होंने डेलिबरेटली ओबीसी के सामने इंटरव्यू में लिख दिया नॉट फाउंड सुटेबल। और ये बीमारी जीबी पंत से होते हुए फिर मध्य प्रदेश के अंबेडकर इंस्टीट्यूट में भी आई और कई जगहों पर इस तरह की चीज़ें डेलिबरेटली की जा रही हैं, यहाँ तक कि दिल्ली के एम्स में भी। अब ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए ही कह रहा हूँ, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपको ये चीज़ें बोलनी भी होंगी वहाँ पे, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ऑब्जर्वेशन था दैट दिल्ली एम्स में डेलिबरेटली जो इंटरव्यू पैनल है उसमें सभी एक ही कैटेगरी और सोशल बैकग्राउंड से आने वाले लोग बैठे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, और वो डेलिबरेटली ओबीसी के बच्चों को या ओबीसी के कैंडिडेट्स को नॉट फाउंड सूटेबल कहकर बाहर कर रहे हैं। और कई बार ऐसे कैंडिडेट्स भी किए गए जिन्होंने रिटन एग्जाम में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर किए, बट इंटरव्यू में कह दिया गया ही इज़ नॉट फाउंड सूटेबल। ओके, तो ये जो इंसान यहाँ पे लिख रहा है, अभी आप इसके अंदर काफ़ी बायसनेस देखेंगे। फर्स्ट थिंग इज़ कि एनईपी पॉलिसी अपने आप में इतनी कंफ्यूजिंग बनाई गई है कि उसको टीचर तो छोड़िए, आप बेस्ट आदमी भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ओके, मैंने आपको सिर्फ जितनी पढ़ाई है मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ से पढ़ाई है, बट अगर आप उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी किसी से पूछेंगे तो वो खुद क्लियरली नहीं बता पाएगा कि आखिर क्या है इस पॉलिसी में ऐसा जो इसको इतना हाइप किया जाता है। ओके, एनीवे, देयर हैज़ बिन मच अटेंशन टू द इशूज़ ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी। ये हमेशा से इशूज़ रहे हैं इंडियन एजुकेशन में कि हम लोग जिस तरह का एजुकेशन दे रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है क्या। अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, सिन, कॉस, ये सब पढ़ा हमने, लेकिन जब जॉब सेक्टर में जाते हैं तो इनकी यूटिलिटी नहीं दिखती है। ये हालांकि वो अनफेयर क्रिटिसिज्म है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी फॉर योर ब्रेन डेवलपमेंट, ताकि जब आप इंडस्ट्री में जाएँ तो आपका ब्रेन नई चीज़ें सीख सके उस तरीके से। ठीक है, वो अलग पॉइंट है। एनीवे, लेकिन फिर भी हमारा मेजॉरिटी जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैक्टिकली यूटिलिटी बहुत कम दिखती है उसकी। एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग कैपेसिटी, डिग्रीज़ हैं, एक नहीं मल्टीपल डिग्रीज़ है, बट फिर भी अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो कहीं ना कहीं उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का रोल तो होगा उसमें। एंड थर्ड इज़ इनोवेटिवनेस ऑफ रिसर्च यूनिवर्स एंड द कैपेसिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन यूनिवर्स फॉर ग्लोबल कॉम्पिटिशन। अब मैं यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें ज़रूर कहूँगा, जब भी आप इस तरह के आंसर लिखें तो सारी चीज़ें तो याद नहीं रख सकते, बट फोकस ऑन रिमेंबरिंग फ्यू थिंग्स। फर्स्ट इज़ क्यूएस रैंकिंग में हमारे कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या इंप्रूवमेंट रहा है, क्या बुरा रहा है वो। सेकंड इज़ पेटेंट्स, क्या पेटेंट जनरेशन में इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में कुछ इंप्रूवमेंट देखा गया है। एंड थर्ड इज़ योर दिस इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इसमें हमारी रैंक क्या है। इन 3 चीज़ों को अपने नोट में जहाँ पे आप कोट्स लिखते हो ना, जो मैं आपको बोलता हूँ डेली, उसमें आप ये 3 चीज़ें ज़रूर लिख के रख लीजिए। यही वो फैक्ट्स हैं जो आपको आपके आंसर में ऐड करने होंगे, ठीक है, बार बार याद नहीं करने हर जगह से। इसके अलावा मैं आपसे 2 चीज़ें उम्मीद करूँगा। एक तो एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये हमने पढ़ा था मेंस 450 प्लस में, क्योंकि इसका काफ़ी रोल रहेगा इम्प्रूवमेंट करने में। हालांकि फ़ंड बहुत कम दिया गया है इसमें, 50,000 करोड़ ही, बट बाकी का फ़ंड प्राइवेट सेक्टर से मोबिलाइज़ किया जाएगा। और दूसरी स्कीम है स्पार्क, इसके बारे में, क्योंकि स्पार्क बात करती है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के आपस के कोलैबोरेशन के लिए रिसर्च में। तो ये 2 चीज़ें आपके आंसर में ज़रूर आनी चाहिए जब भी आप एजुकेशन से कोई रिलेटेड आंसर लिख रहे हो इंडिया के। ओके, अब ये वो पॉइंट है जो आपको अपने कोड बुक में लिख लेना है, ठीक है, ये एज इट इज़ यूज़ करेंगे आप। NEP 2020 इज़ ए लॉन्ग टर्म, ठीक है, इसीलिए जब भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि सर इसका बताइए तो इसका क्या है आउटकम, क्या यूटिलिटी है इस पॉलिसी में, ऐसा क्या यूनिक है, तो बस सब लोग एक ही बात कह के पल्ला झाड़ लेते हैं दैट दिस इज़ ए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसके रिजल्ट आपको बाद में रिफ्लेक्ट होंगे। बस ये कह के गवर्नमेंट बात को डिनाई कर देती है। सो आप भी इसी तरह से याद रखेंगे, इट इज़ ए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म डिजाइन फॉर फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। It aims to transform India's education system by fostering innovation, strengthening industry academia collaboration, and enhancing student employability through a wide array of initiatives। ठीक है, बस यही कोट आपका इसके लिए कंक्लूजन बनेगा, जो मर्जी वो क्वेश्चन पूछ ले आपसे NEP पे या इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे। ठीक है, तो ये कोट एज इट इज़ याद रख लीजिए, ये आपका रेडीमेड कंक्लूजन बनेगा। चलिए, अब 3 फैक्ट जो आपको इंट्रोडक्शन में काम आएंगे। फर्स्ट इज़
11 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ फीचर इन QS 500 लिस्टिंग, ठीक है, 11 इंडियन यूनिवर्सिटीज़। सेकेंड इज पेटेंट्स फाइल्ड बाय इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव ग्रोन बाय हाउ मच 158%, बट आप ऑन एन एवरेज 150% भी लिख सकते हो। हालांकि ये जो पेटेंट्स हैं फाइल जरूर हो रहे हैं बट उतनी कोई ऐसी बहुत बड़ी क्वालिटी के साथ अप्रूव नहीं हो रहे हैं। ओके, एनीवे ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी ठीक नहीं है। इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हैव बिन लॉडेबल, वी आर एट द रैंक 39th, क्लियर, जबकि एक साल पहले हम 76 रैंक पे थे। ये 3 फैक्ट याद रखेंगे, ये आप अपनी फैक्ट बुक में लिखेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, छोटी सी बुक लो 100 पेजेस की, एक फैक्ट बुक होगी, एक आपकी कोट्स बुक होगी, ठीक है। और ये लिख के सिर्फ रखने नहीं है, इनको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने उनके सामने बार बार देख कर उन्हें ये अपने दिमाग में प्रोसेस नहीं किया कि मैं इसको कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, तब तक वो डेवलपमेंट नहीं आएगा। ओके, यूपीएससी रटने से नहीं निकलेगा, रटने से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ेगा। निकालना है तो डेली ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी जैसे एग्ज़ाम एकदम सर पे आ चुका है, डेली। एनीवे, तो यहाँ पर इंडियन रिसर्च एंड इनोवेशन स्फीयर में हमें जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है उसमें एक रोल रहा है अनुसंधान NRF, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। सेकंड रोल रहा है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, जो क्या करता है, दिस स्पार्क fostering a culture of research and innovation by facilitating collaborative projects between Indian and foreign education institutions, ठीक है। ये 3 हो गए आपके फैक्ट्स, वहाँ हो गया आपका कंक्लूजन, और ये 2 हो गए इनिशिएटिव्स, ठीक है। और जब आप जीएस में आंसर लिख रहे हो तो आपको ANRF कोई पूरा उतना नहीं लिखना जितना मैंने आपको मेंस 450+ में पढ़ाया, बस इतना ही लिखना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपए का फंड रखा हुआ है एज अ सीड, ताकि हम रिसर्च को फोस्टर कर सकें, और बाकी का कोशिश किया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर से फंड्स मोबिलाइज किए जाएं और पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन यानी कि इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन के थ्रू हम लोग रिसर्च में और आगे ग्रो कर सकें। स्पार्क का ये आपने देख ही लिया, यहाँ पे फॉरेन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का कोलैबोरेशन है। बस इतना ही इस आर्टिकल से हमें काम का निकालना था, बाकी सिर्फ बटरिंग है गवर्नमेंट के लिए। ये आपके काम का नहीं है, ये ठीक है एक्सपर्ट्स के लिए लिखा गया, बट ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। आपको पढ़ाने के लिए तो इसकी समरी निकाल के पढ़ाया जा सकता है, बट जो चीज़ काम की नहीं है उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना है यार। हाँ, ये ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बट ये आर्टिकल आया था 2-3 दिन पहले जब आप लोग यूपी अपने प्रीलिम्स में बिजी थे। यहाँ पे रिसर्चर्स खुद कह रहे हैं, दी स्कॉलर्स आर अपसेट ओवर DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिले इन रिलीज ऑफ स्टिपेंड। आप फंड्स रोक के रख रहे हो, और ये सिर्फ यहीं पे नहीं है, ये पिछले साल भी हमने कई जगह पर देखा था जहाँ पे अलग अलग जगह के रिसर्चर्स वगैरह कह रहे हैं कि फंड्स रिलीज़ नहीं किए जाते हैं, फेलोशिप नहीं दी जाती है। तो फिर आप ये बड़े बड़े क्लेम करना कि देखिए इनोवेशन इंडेक्स में हम यहाँ आ गए वहाँ आ गए, ये कब तक जस्टिफाई है। ओके, एक तरफ आप 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हो लोगों को अपने वोट लेने के लिए, पर दूसरी तरफ आप जिस रिसर्च की बात कर रहे हो बड़ी बड़ी, आप उसमें उन लोगों की फंडिंग ही रोक के बैठे हो। फॉर सेवरल वीक्स रिसर्च स्कॉलर्स, ओके, फॉर सेवरल वीक्स नॉट जस्ट डेज, spanning a range of central and state universities and scientific disciplines, have been pleading with the Department of Science and Technology for their research stipends. ओके, अब ये मत कहना तो इसका मतलब क्या है, क्रिटिसिज्म है, ये तो यूज़ कहाँ करेंगे, यूज़ करेंगे जब आप इस तरह की चीज़ें वे फॉरवर्ड में लिखते हो कि कम से कम गवर्नमेंट शुड इंश्योर कि टाइमली ये स्टिपेंड्स रिलीज़ किए जाएं, उनकी स्कॉलरशिप उनकी फेलोशिप टाइमली पहुंचाई जाए। अदरवाइज़ क्या होता है, इट लीड्स टू मेंटल एगोनी ऑफ बीइंग पेनीलेस प्लस ए लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस फ्रॉम द DST। अब इसमें होता है क्या, फिर जब जो मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया से रिसर्चर्स जो टैलेंट है वो क्यों माइग्रेट कर रहा है, रिजर्वेशन की वजह से नहीं कर रहा है, अकेले इन हरकतों की वजह से कर रहा है गवर्नमेंट की। अगर आप टाइमली उसको फंड नहीं दे रहे हो, आप उसको इक्विपमेंट नहीं दे रहे हो यूनिवर्सिटी को, तो इंसान अपनी रिसर्च कैसे करेगा, अपने करियर में प्रोग्रेस कैसे करेगा। करियर प्रोग्रेस इज़ द मेन रीज़न जिस वजह से इंडियंस जो टैलेंटेड हैं वो बाहर माइग्रेट कर रहे हैं। ओके, सम आर ओपनली एक्सप्रेसिंग देयर रिग्रेट ऑफ चूजिंग टू परस्यू साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। तो बताइए फिर ये ऐसे इंसान जो आज रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने क्यों साइंटिफिक रिसर्च में आया, तो फिर ये कहाँ जाएंगे, कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा कहीं और, अगर इंडिया में ऐसे हाल है तो। फॉर सम डिले हैव लास्टेड फॉर ओवर ए ईयर विदाउट एनी स्टिपेंड। 1 साल से ज़्यादा डिले हो गया, आपने उनका स्टिपेंड रिलीज़ नहीं किया है। दी हेल्पलाइन रिस्पॉन्स आर ऑफन रूड एज दो वी आर बेगिंग, राइट। तो ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ का रिसर्च इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है, या हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है।
ओके, बट सम स्टूपिड पीपल, इवन यूपीएससी में भी मैं कह रहा हूँ, सम स्टूपिड पीपल कम टू द इंटरव्यू, ओके, एंड मॉक इंटरव्यू में आप देखेंगे कि वो सीधे ब्लेम करते हैं, सर ये रिजर्वेशन एक इशू है जिस वजह से हमारे यहाँ का ब्रेन, जो बेस्ट ब्रेन है वो माइग्रेट कर जाता है। दिस इज़ नॉट द रीज़न, ओके, रीज़न यहाँ लाई करता है। एनीवे, आगे चलते हैं। इसलिए कई बार इंटरव्यू पैनल फिर कैंडिडेट्स को बोलता भी है कि प्लीज़ एटलीस्ट रिफ्लेक्ट सम मैच्योरिटी इन योर आंसर, ओके, एटलीस्ट एड्रेस अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड। ये जो रिसर्चर्स को फंड नहीं मिल पा रहा है, स्टिपेंड में डिले हो रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। इन ये बोलो आप इंटरव्यू में, ये एड्रेस करो। अगर आप बोलोगे सर रिजर्वेशन इज द इशू, इसमें प्रॉब्लम है, तो वो तो फिर वो इंटरव्यूअर भी जानता है कि यार इसको एड्रेस करना ना तो मेरे बस की बात है ना आपके बस की बात है, ये गवर्नमेंट के बस की बात है, और गवर्नमेंट को पब्लिक चुनती है। ओके, सो कम से कम वहाँ पे ऐसी बातें बोलो जो वो उम्मीद करे कि इसको आप सॉल्व तो कर सकते हो आगे चल के। ओके, चलो, आरबीआई रेमिटेंस सर्वे, इसको वो यूजलेस मत समझो, इसी से 3-4 स्टेटमेंट प्रीलिम्स में बना दिए जाते हैं मॉक क्वेश्चन, और फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि इतने फैक्ट कौन याद रखेगा, रख सकते हैं। बट रेमिटेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मिस्टर ट्रंप, इन्होंने पहले कहा था कि मैं 5% टैक्स लगाऊंगा जो रेमिटेंस यहाँ से भेजे जा रहे हैं दूसरे देशों में, मतलब उनकी होम कंट्री में। फिर 5% से रिड्यूस करके वो आया 3.5% टैक्स लगाएगा अब। ओके, देन इंडिया में कितना रेमिटेंस आ रहा है? $118 बिलियन, नंबर 1 है हम लोग इसमें। नॉट ओनली एक्सीडिंग द FDI इनफ्लोज बट ऑल्सो फाइनेंसिंग ओवर हाफ ऑफ इंडियाज मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट। यू नो हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट रहता है ऑलमोस्ट 180 to 190 बिलियन डॉलर का, इसका ऑलमोस्ट 50%, ओके, और यू कैन से मोर देन 50%। ये 190 वाला बिलियन का डेटा भी पुराना है, अब तो 200 से ऊपर जा चुका है, तो ऑलमोस्ट उसका मोर देन 50% जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, कौन फाइनेंस कर रहा है? रेमिटेंस। तो आप समझ सकते हैं कि रेमिटेंस इंडिया के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रेमिटेंस हमें 2 जगह से आते हैं, एक तो वो गल्फ और वेस्ट एशिया टाइप की कंट्रीज से, जहाँ से मेनली लो पेड जॉब, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड जॉब्स करने जाते हैं लोग, और दूसरा आता है US, UK, कनाडा जैसी वेस्टर्न कंट्रीज से, जहाँ पे लोग हाई स्किल्ड जॉब्स में जाते हैं। ओके, पहले इधर से ज़्यादा आता था रेमिटेंस, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि हाई स्किल्ड जॉब्स वाले जो कंट्रीज हैं उनसे ज़्यादा आ रहा है। ये देखिए, US अकाउंट फॉर 27%, ऑलमोस्ट 28% ऑफ इंडियाज इनवर्ड रेमिटेंस, यानी इंडिया में जो रेमिटेंस आ रहा है उसका 28% तो अकेले USA से आ रहा है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज US, UK, Canada, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर, दे टुगेदर अकाउंट फॉर 51% ऑफ द फ्लोज। ठीक है, 51% रेमिटेंस इन हाईली डेवलप्ड कंट्रीज से आ रहा है। देयर इज ए चेंज इन प्रोफाइल ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स फ्रॉम प्रिडोमिनेंटली लो स्किल्ड वर्कर्स इन वेस्ट एशिया टू हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स इन एडवांस्ड इकोनॉमीज लाइक US, UK, कनाडा, सिंगापुर। अब इसमें एक कंसर्न ये निकल के आ रहा है कि अधिकतर जो वॉल्यूम ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, वो लार्ज वॉल्यूम ट्रांजैक्शन हैं। करीब अगर हम देखें कि हमारा जो टोटल रेमिटेंस आया उसमें से 29% ऐसे ट्रांजैक्शन थे विच वर वैल्यूड एट 5 लाख और अबव। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन आ रहे हैं ना, ऑलमोस्ट 30% मान लो, अगर उन इकॉनमीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है? USA से। ट्रम्प की पॉलिसीज़ जिस तरह से चल रही हैं, अगर इन में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ये वाले ट्रांजैक्शन बैडली इम्पैक्ट होंगे। A slowdown in the high skill migration due to adverse host country immigration policy, it could affect the large inflows disproportionately। तो पहला तो कंसर्न ये है, इसीलिए ट्रंप को बर्दाश्त करना पड़ता है, USA की हरकतों को टॉलरेट करना पड़ता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज देर इज ए शिफ्ट टूवर्ड्स डिजिटल मोड्स ऑफ रेमिटेंस। ऑलमोस्ट 73% जो रेमिटेंसेज आए हैं वो डिजिटल मोड से आए। तो ये तो अच्छी बात है कि चलो इसमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो डिक्लाइन हो रहा है विद द कमिंग ऑफ मोर फिनटेक प्लेटफॉर्म्स एंड ऐप बेस्ड मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज। ओके, लेकिन अभी भी आप जितना ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, उसका 4.9% ट्रांजैक्शन कॉस्ट में चला जाता है। ओके, जैसे आप अगर $200 भेज रहे हो तो करीब उसका 4.9% आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट में चला जाएगा, बिलो द ग्लोबल एवरेज दो, लेकिन ग्लोबल एवरेज से तो बेटर है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कहा गया था कि ये जो कॉस्ट है ट्रांजैक्शन की इमिग्रेंट्स के,
ये लगनी चाहिए हार्डली 3%, लेकिन अभी कितनी है 4.9%। तो इसको और बेटर और एफिशिएंट बनाना होगा, और उसके लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म ऐप बेस्ड। और ये भी याद कीजिए कि हम लोग जो डील वगैरह इनके साथ कर रहे हैं, जैसे फ्रांस के साथ, सिंगापुर के साथ हमने किया ना यूपीआई बेस्ड, तो ये क्या करेगा, ये इसी ट्रांजेक्शन कॉस्ट को और इम्प्रूव करेगा। ओके, अब यहाँ पे स्टेट वाइज भी देख लीजिए, बिहार, यूपी, राजस्थान, दे रिसीव्ड ए टोटल शेयर ऑफ जस्ट 6%, जबकि महाराष्ट्र, केरला एंड तमिलनाडु दे रिसीव्ड अराउंड 50% ऑफ द रेमिटेंसेज। तो यहाँ पर भी एक डिस्पैरिटी दिखती है। दैट मीन्स वी आर हैविंग सम अनइक्वल एक्सेस माइग्रेशन एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अगर कोई सपोज मध्य प्रदेश से जाना चाह रहा है तो उसको अवेयरनेस ही नहीं है कि कैसे जाऊँ, क्या क्या लगेगा, कैसे जाना है, ठीक है। जबकि पंजाब हरियाणा में देखोगे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वो भेज देते हैं। महाराष्ट्र में, दिल्ली, तमिलनाडु में ये लोग, उतनी अच्छी पॉलिसीज़ है इनकी, उतना अच्छा सिस्टम बना रखा है उन्होंने कि आपको अगर जाना है बाहर जॉब के लिए तो ईजिली हो जाती है चीज़ें। ओके, अनइक्वल एक्सेस टू माइग्रेशन इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग, क्रेडेंशियल पाथवेज एंड एम्प्लॉयर लिंकेजेस रिमेन थिन। ठीक है, अगर मान लो कि जैसे जापान ने मांगा था कि हमें केयर इकोनॉमी के लिए 50,000 लोगों की ज़रूरत है, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, चलो झारखंड के लड़के लड़कियों को पकड़ो और इनको ट्रेन करो केयर इकोनॉमी में एज वेल एज जापानीज़ लैंग्वेज में भी, क्योंकि जापान में ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते नहीं हैं उतने। ओके, तो उसमें ट्रेन किया गया। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये इस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंट्रीज़ में जाओगे और जा पाओगे या नहीं। ओके, तो हम लोग को ये सब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि ये अनइक्वल एक्सेस ना देखने को मिले हमें बिहार, यूपी, राजस्थान में। ओके, अब झारखंड में है तो उसको इंग्लिश भी नहीं आती, तो वो जापान में जाके कैसे सर्विस देगा। या हमारे यहाँ हरियाणा, यूपी से भी काफ़ी लोग इजराइल में भेजे गए थे, किस काम के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क। यू रिमेंबर जब वॉर शुरू हुई थी इसराइल की, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भेजे गए, बट उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती। ओके, लेकिन अगर वहीं महाराष्ट्र से या तमिलनाडु से कोई जा रहा है उसको इंग्लिश आती है, तो हमें ये चीज़ें इंप्रूव करनी होंगी, तब जाकर ये जो डिस्पैरिटी है कि इन स्टेट्स में सिर्फ 6% रेमिटेंस आ रहा है जबकि इन स्टेट्स में 51% रेमिटेंस आ रहा है, तो ये डिस्पैरिटी तभी कम हो पाएगी। और ये इसके लिए हमें ये सब करना होगा, माइग्रेशन एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग देनी होगी। थर्ड इज़ क्रेडेंशियलिंग पाथवेज, यानी कि क्या जेन्युइन है वो जॉब जिसके लिए यहाँ से भेजा जा रहा है इनको, ठीक है। फोर्थ इज एम्प्लॉयर लिंकेजेस, ठीक है, ये इंप्रूव करेंगे। ये चार चीज़ें अगर हम इंप्रूव कर पाएंगे तो ये जो डिस्पैरिटी है विद इन स्टेट्स, इसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। ओके, बट अब एक डेटा जो यहाँ पे मिसिंग था वो ये कि रेमिटेंस आ रहा है वो तो ठीक है, बट ये रेमिटेंस इंडिया में आके यहाँ पे जिनको भी भेजा जा रहा है फैमिली मेम्बर्स को, ये लोग किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं। क्या ये लॉन्ग टर्म कुछ किसी लॉन्ग टर्म चीज़ में यूज़ कर रहे हैं जो बेनिफिट दे सकती है, या फिर ये सिर्फ कंजम्पटिव टाइप की चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं कि बस खाया पिया उड़ाया एंड दैट्स इट, आईपैड खरीदा, एप्पल फ़ोन लिया, गाड़ी ली एंड ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सर्वे किया है आरबीआई ने, इट डज़ नॉट प्रोवाइड डेटा ऑन हाउ रेमिटेंसेज आर यूज्ड एट द हाउस होल्ड लेवल, दिस इज़ द फर्स्ट ड्रॉबैक। दिस लिमिट्स ए फुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंटल रोल द रेमिटेंस बियॉन्ड देयर मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल सर्व कर रहे हैं जैसे सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एसेट क्रिएशन, या फिर बस प्राइमरीली कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये एक मिसिंग रहा इस पूरे सर्वे में। चलो यहाँ से 3-4 पॉइंट्स हमें मिल गए, मतलब पॉइंट्स क्या मिल गए, ये आएगा अगर एमसीक्यू में तो यहीं से पॉइंट्स उठाए जाएंगे। आपसे यूपीएससी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप पूरा सर्वे पढ़ के आओ। डेप्यूटी स्पीकर, जस्ट अ मिनट। अब यहाँ से 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है डेप्यूटी स्पीकर में। फर्स्ट इज़ कि पूरी पिछली लोकसभा में सरकार ने डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट ही नहीं किया, इस बार भी अभी तक अपॉइंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये कन्वेंशन ऐसा बना लिया गया था पहले कि जो स्पीकर आएगा वो कहाँ से आएगा, रूलिंग पार्टी से, और जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट जाएगी वो किसको जाएगी, अपोजिशन पार्टी को। बट यहाँ पे सरकार की और ख़ासकर मिस्टर ओम बिरला की हरकतें ऐसी रही है, इतनी बायसनेस देखी गई है इनमें कि बीजेपी, मोदी सरकार देना ही नहीं चाहती डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट। तो क्या यहाँ पे ये सीधे सीधे कन्वेंशन को वायलेट कर रहे हैं सिर्फ, या फिर यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है उसी को वायलेट कर रहे हैं, या हाउस के जो रूल्स हैं उसको वायलेट कर रही है ये चीज़। एक्चुअली तीनों को कर रही है, ठीक है। द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज लेइंग वैकेंट सिंस लास्ट 6 years।
The current ruling government has vehemently denied to hand over the position of deputy speaker to an opposition member. अब देखिए, फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर का रोल क्या है. उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है दैट ही प्रिसाइड्स ओवर वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज़ सच एज प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड हाउस बजट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट. तो ये पहले तो एक पॉइंट लिख लीजिए. वैसे तो लक्ष्मीकांत ने भी दिया है, लेकिन जब आप लोग रीड करते हो पूरा चैप्टर तो ये कुछ माइन्यूट पॉइंट स्किप हो जाते हैं. ओके, तो याद रखिएगा पहले तो कि डेप्यूटी स्पीकर किस किस कमेटी को हेड करता है. ओके, प्राइवेट मेंबर बिल कमेटी को हेड करेगा, हाउस बजट कमेटी को भी हेड करेगा. अब इसमें एक आर्टिकल निकल के आता है, आर्टिकल 93. इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है कि आप स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर इन लोगों के अपॉइंटमेंट करवाइए एज सून एज पॉसिबल. ओके, तो यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ हुआ है एज सून एज पॉसिबल, क्या ये नहीं दिखाता कि इट शुड बी डन अर्जेंटली एंड इट इज़ नेसेसरी. बट गवर्नमेंट तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे ये कोई डिस्क्रिशन हो उनका. क्योंकि प्रॉब्लम है कि आर्टिकल 93 ने कोई टाइमलाइन नहीं दी है कि इतने दिन में या इतने मंथ में अपॉइंट कर दीजिए. तो गवर्नमेंट कहती है बस एज सून एज ही तो लिखा है, ये थोड़ी लिखा टाइमलाइन. तो गवर्नमेंट ने उसको ये मान लिया ये तो डिस्क्रिशन है, कर देंगे जब करना होगा, और आपने 6 साल से किया नहीं है. तो यहाँ पे सीधे सीधे आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हो. पहले तो आर्टिकल 93. आर्टिकल 93 बात करता है कंटिन्यूटी की, कि डेप्यूटी स्पीकर अपने ऑफिस में रहना चाहिए जब तक कि वो रिज़ाइन ना कर दे या रिमूव ना हो जाए या डिस्क्वालीफाई ना हो जाए. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है. फिर भी आर्टिकल 94 भी यहाँ वायलेट होता है कि इन लोगों ने अपॉइंट किया ही नहीं है आज तक. Government of India did not appoint the deputy speaker in 17th Lok Sabha and not it is seeing intention in 18th Lok Sabha. उसके अलावा रूल 8 को भी वायलेट कर रहे हैं. रूल 8 ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा 1952, ये जो रूल्स फ्रेम गए थे उसमें कहा गया था इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच ए डेट एज स्पीकर में फिक्स. तो यहाँ पर स्पीकर ने डेट ही फिक्स नहीं की अभी तक डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन के लिए. तो क्या ये स्पीकर के बायसनेस को नहीं दिखा रहा है, राइट? Then the vacancy violate not only Article 93, 94 or 180 of the Constitution, it also inconsistent with the rule of procedure. Okay, so आर्टिकल 93 ने बस एक ही गलती कर दी कि उसने बस इतना लिख दिया एज सून एज. उसने टाइम लाइन सेट नहीं की और उसी लूप होल को गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट कर रही है. ठीक है, इसमें बस इतनी सी बातें जाननी थी और कुछ नहीं. नेक्स्ट है हमारा पॉक्सो. अब पॉक्सो एक्ट मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है पहले, लेकिन मैं इस पर सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए, बिकॉज वापस बार बार पीछे जाना पॉसिबल नहीं होता उन न्यूज़पेपर एनालिसिस में. ठीक है, तो मैं इस बार पॉक्सो वाला वीडियो दोबारा अपलोड कर दूंगा. एनीवे, पॉक्सो के बारे में कुछ बेसिक बातें. इनैक्ट कब हुआ? 2012 में. ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है अनलाइक मोस्ट ऑफ द इंडियन लॉज. यानी कि यहाँ पे अगर कोई 25 साल की लड़की है, लड़का 16-17 साल का है, तो वो लड़की पे भी केस चलेगा कि आपने एक टीनेजर के साथ, एक अंडर 18 चाइल्ड के साथ कुछ गलत किया है. ठीक है, तो ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है. इट क्रिमिनलाइज बोथ प्रिवेंटिव पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट. यानी कि ठीक है आपने पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं किया, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी सेक्शुअल असॉल्ट किया है तो वो भी पनिशेबल है यहाँ पर. ओके, सेक्शुअल हैरेसमेंट या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी. इट इज़ ए जेंडर न्यूट्रल लॉ दैट डीम ऑल, गर्ल हो या बॉय, ऑल माइनर अंडर 18 इनकेपेबल ऑफ द कंसेंट. यानी कि अगर यहाँ पे कोई 13 साल की लड़की अपनी मर्जी से भी किसी के साथ शादी कर लेती है तो भी उसका जो पति है अगर वो 18+ है तो उसको पनिश किया जाएगा यहाँ पर. ओके, और यही हुआ यहाँ पर एक केस में. 13 साल की लड़की ने एक लड़के के साथ भाग के शादी कर ली, फिर वो लड़की माँ भी बन गई, और उसके बाद ये पूरा केस आया और यहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट ने एक एक्सेप्शन दे दिया कि यार इससे फैमिली डिस्टर्ब होगी, बच्चे की लाइफ ख़राब होगी. बट इस तरह का एक्सेप्शन पॉस्को लॉ को वायलेट करता है. ओके, ये मैंडेट करते हैं चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर, स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं, इन कैमरा ट्रायल किया जाता है, वीडियो रिकॉर्डेड टेस्टिमनीज दी जाती है कि आप जो भी बोल रहे हो कैमरे पे बोलते हो. ए प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट ऑन द अक्यूज एंड द टाइम बाउंड ट्रायल. अब यहाँ पे क्या है कि ये उस नेचुरल लॉ जिसको हम कहते हैं उसको भी उसके अगेंस्ट जाता है ये एक्चुअली. दैट मीन्स यू आर प्रिज्यूम्ड गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट. आपको प्रूव करना होगा कि आप इनोसेंट हो, वरना आपको इस केस में गिल्टी ही माना जाता है, जबकि अदर लॉस में इसका जस्ट अपोजिट होता है. अब यहाँ पे क्या हुआ इस केस में, एक लड़की 13 साल की वेस्ट बंगाल में, ठीक है, उसने वहाँ पे किसी लड़के से शादी कर ली, लेकिन फिर उसकी मदर ने जाके कंप्लेन कर दी. एक स्पेशल जज ने कन्विक्ट कर दिया इस आदमी को अंडर पॉक्सो
कि आपने गलत किया इस बच्ची के साथ, भले ही बच्ची का कंसेंट रहा हो। फिर कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया कि यार ये ठीक है, वैसे तो ये मानता है, क्योंकि पॉक्सो क्या है कि ये रिकग्नाइज नहीं करता है इवन कंसेंशुअल रिलेशनशिप को भी। ठीक है, आपकी मर्जी हो तो भी, जब तक आप माइनर हो आपके कंसेंट का भी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे क्या जो कलकत्ता हाई कोर्ट में गया, उसने क्या किया कि इसको ओवर रूल कर दिया कि यार ठीक है चलो, आजकल एडोलसेंट सेक्सुअलिटी कॉमन है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, फूड हैबिट्स की वजह से अर्ली प्यूबर्टी हो रही है, एक टैबू फ्री एटमॉस्फेयर है आजकल। क्योंकि देखिए सच्चाई तो यही है, सुनने में गलत लगे बट आजकल 15-16 में बच्चे सेक्सुअली एक्टिव हैं काफ़ी सारे। ठीक है, 17 में, अंडर 18 सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आर रियलिटी नाउ डेज। तो यही जज ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कैलकाटा हाई कोर्ट के। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुमोटो लिया, उसने कहा यार देखिए ऐसे एक्सेप्शन मत दीजिए वरना पॉक्सो एक्ट का कोई सेंस नहीं बनेगा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप लॉ पे फोकस रहिए ना, जो पॉक्सो एक्ट कहता है वो कीजिए, ये तो आपकी पर्सनल ओपिनियन हो गया कि आजकल एडोलसेंट सेक्सुअलिटी इज़ अ रियलिटी, अर्ली प्यूबर्टी हो रही है, फूड हैबिट से बॉडी जल्दी ग्रो हो रही है स्पेशली गर्ल्स की, तो ये सब आपका पर्सनल ओपिनियन है। बट जज साहब आप लॉ के अगेंस्ट चलिए, बट जज साहब को लगा यार कि इससे बच्चे की लाइफ ख़राब होगी, डिस्टर्ब होगी इसकी फैमिली, तो उन्होंने इसको एक्सेप्शन दे दिया, इस आदमी को रिलीज़ कर दिया। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, द ऑब्जेक्टिव मस्ट नॉट बी डाइल्यूटेड, okay, and the judgment must remain concise and law focused. It criticized the high court for giving the personal opinion and social commentary. ओके, तो मैं आपको पॉक्सो एक्ट पूरा पढ़ा दूंगा फिर से एक बार। एनी सच एक्सेप्शन रिस्क वीकनिंग द कोर इंटेंट ऑफ पॉक्सो एक्ट टू प्रोटेक्ट द माइनर्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। बट अब जब यहाँ पे माइनर अपनी मर्जी से करे तो उसको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कहें या ना कहें ये हमेशा डिबेटेबल रहेगा। बट कई बार ये डिमांड की गई है कि अब एटलीस्ट ये जो कंसेंट, सेक्सुअल कंसेंट की जो एज है, इसको कम करके 18 से एटलीस्ट 16 साल किया जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं 16-17 में सेक्सुअल कंसेंशुअल सेक्स एक रियलिटी बन चुका है सोसाइटी में। ओके, बट इसके लिए अगेंस्ट जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप की गई थी, उसने इसके अगेंस्ट ओपिनियन दिया कि नहीं, मत रिड्यूस करो, 18 ही रहने दो। ओके, चलिए पॉक्सो एक्ट में आपको दोबारा करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। कैंसर केयर, अब इंडिया में, अब ये फैक्ट याद रख लीजिए प्लीज़, इंडिया रिकॉर्ड्स नियरली 2 लाख न्यू कैंसर केसेस ईच ईयर। ओके, 2 लाख न्यू कैंसर केस हमारे यहाँ रोज़ आते हैं। अब इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो कैंसर केस आते हैं ना, उनको हम लोग जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं, और इसी वजह से हमारे यहाँ डेथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। द प्रोपोर्शंस ऑफ पेशेंट डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर एट अ यंगर एज इज़ नोटेबली हायर इन इंडिया देन इन हायर इनकम कंट्रीज़। यानी कि इवन जो कम एज की लड़कियां, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। और ये रियलिटी मैं इसलिए कहूँगा बिकॉज ड्यूरिंग माई कोचिंग डेज इन वाजीराम आई हैव अ फ्रेंड, एंड उसकी छोटी बहन को आई थिंक हार्डली 20 साल या 21 साल की होगी, कॉलेज में थी, एंड शी वॉज डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। ओके, तो ये रियलिटी है कि इंडिया में यंगर एज में भी ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी हो रहे हैं, एंड इवन जो हाई इनकम कंट्रीज हैं उनसे ज़्यादा हो रहे हैं। मोर देन 60% ऑफ दीज पेशेंट्स इन इंडिया प्रेजेंट इज स्टेज 3 और 4 कैंसर। नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम कि कैंसर हो रहा है वो तो ठीक है, चलो उसकी बहन का फर्स्ट सेकंड स्टेज का था तो ठीक हो गई, लेकिन कई बार वो तो वेल ऑफ फैमिली से आती थी, फादर वॉज अ डेप्यूटी कलेक्टर इन हरियाणा। ओके, लेकिन कई बार मिडिल क्लास में या तो आप उन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हो, या फिर आप उतनी जल्दी डायग्नोस के बारे में सोचते नहीं हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम समझ लेते हो उसको। ठीक है, तो इंडिया में अधिकतर जो केस पकड़े जाते हैं कैंसर के, वो स्टेज 3 और स्टेज 4 पे पहुंच चुके होते हैं। लाइक संजय दत्त, उसका जो भी कैंसर ट्रीटमेंट हुआ वो स्टेज 4 का ट्रीटमेंट हुआ। ठीक है, उसने फॉरेन में कराया, बेस्ट डॉक्टर से ठीक हो गया, बट सब नहीं हो पाते हैं। वाइल अराउंड 60% ऑफ द पेशेंट्स इन द यूएस आर डायग्नोस्ड इन situ और एट स्टेज 1। तो ये डिफरेंस है कि इंडिया में अधिकतर जो स्टेज कैंसर डायग्नोसिस हो रहे हैं वो स्टेज 3 एंड 4 पे हो रहे हैं, जबकि यूएस में अगर आप देखेंगे तो अधिकतर स्टेज 1 पर ही डायग्नोस हो जाते हैं। इट एड्स दैट मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट्स इन इंडिया एक्सपीरियंस ए डिले ऑफ ओवर 3 months बिफोर सीकिंग मेडिकल केयर। 3 महीने तक हम लोग टालते ही रहते हैं कि पता नहीं क्या है, दिखवा लेंगे बाद में, और जब तक आप दिखवाने जाते हो जब तक आप स्टेज 3 पे पहुंच चुके होते हो। सो हमें क्या करना होगा इसके लिए? वी नीड ए कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच टू मैनेज द डिजीज इफेक्टिवली। ओके, दिस इज वन वे solution. In India, the survival rate for patients with breast cancer is lower than in Western countries due to several factors, जिसमें सबसे important है early diagnosis. Okay, late stage presentation, delayed initiation of definitive management, and inadequate or fragmented treatment.
इंडिया रैंक्स थर्ड इन अकाउंटिंग फॉर कैंसर केसेस फॉलोइंग चाइना एंड यूएसए। ये एक और फैक्ट है जो आपको अपनी कोर्ट्स की बुक में लिख लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जाके हम इजी वे में आंसर लिख पाएंगे आगे चल के, अदरवाइज फिर दूसरों के दिए हुए नोट्स और मैगजीन को रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली। इंडिया रिकॉर्ड नियरली 2 लाख न्यू कैंसर केस ईच ईयर एंड इंडिया रैंक थर्ड इन नंबर ऑफ कैंसर्स आफ्टर चाइना एंड यूएसए। फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि हमारे यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी ज़्यादा यंगर एज में भी हो रहा है। अनदर पॉइंट वॉज 60% केसेस हमारे यहाँ स्टेज 3 और 4 पे आके डायग्नोस होते हैं, जबकि यूएसए में 60% केसेस डायग्नोस हो जाते हैं स्टेज 1 में ही। ओके, बस ये 3-4 पॉइंट ले लिया आपने, आंसर में काम आएंगे। इंक्रीज आउटवर्ड एफडीआई बाय इंडियन फर्म्स वारंट अटेंशन, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है। तो यही मैंने आपको उस दिन समझाया था और यही चीज़ आज भी आई है। ये हमारा उस दिन का आर्टिकल है, मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा इसके लिए, आप लोग उस टाइम अपने एग्जाम में बिजी थे। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया था कि जो नेट एफडीआई है, यानी कि आउटगोइंग और इनवर्ड नेट एफडीआई फ्लो हमारा कितना डिक्रीज हुआ है, 96%। यानी कि अब अगर हम देखें कि हमारे यहाँ नेट एफडीआई कितनी आई है, तो जस्ट 0.4 बिलियन। ओके, दैट्स नथिंग। ठीक है, $350 मिलियन ही अगर हमें सिर्फ आ रही है नेट एफडीआई, तो कोई मतलब नहीं। फिर सरकार इतना जो ढिंडोरा पीटती है कि देखिए इंडिया बिजनेस के लिए सबसे अच्छी जगह बनाए, कैसे बनाए? ये तो नेट एफडीआई तो ना के बराबर है। नेट एफडीआई होती क्या है? इज बेसिकली द ग्रॉस एफडीआई विच इज टोटल मनी कमिंग इन माइनस मनी बीइंग रिपैट्रिएटेड बाय फॉरेन फर्म्स। यानी कि अगर सपोज कि डोमिनोस आया था कभी अपनी कोई एफडीआई लेके, ठीक है, तो यहाँ से इंडिया में उसने बिजनेस किया, तो अपना प्रॉफिट भी तो लेके जाएगा ना वापस। ठीक है, तो उसको भी हम आउटगोइंग एफडीआई में ऐड करते हैं, याद रखिएगा। माइनस द मनी बीइंग रिपैट्रिएटेड बाय फॉरेन फर्म्स डूइंग बिजनेस इन इंडिया प्लस आउटवर्ड एफडीआई बाय इंडियन कंपनीज। यानी कि जैसे टाटा ने जाके लंदन में इन्वेस्ट किया, ओके, तो वो भी क्या है, आउटवर्ड एफडीआई। और इनवर्ड जो आ रही थी, इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो निकल के आता है हार्डली $0.4 बिलियन। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया था। ठीक है, ग्रॉस इनफ्लो कितना हो रहा है, 81। ठीक है, लेकिन आउटफ्लो कितना हो रहा है आपका 51 प्लस ये 29, तो हमारा नेट निकल के जो आ रहा है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आ रहा है। तो ये एक सीरियस कंसर्न है और इसी को लेके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है दैट इंक्रीज आउटवर्ड एफडीआई बाय इंडियन फर्म्स वारंट अटेंशन। आखिर क्यों इंडियन फर्म्स बाहर जाके ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्यों टाटा, अडानी, अंबानी ये सब बाहर जाके भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? व्हाट इज़ द इशू? ओके, सो ओवरऑल हम कहें तो नेट एफडीआई इज़ अ सीरियस कंसर्न एट राइट नाउ। इधर देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये इलेक्शन नहीं हो रहे हैं बांग्लादेश में, और जो अपोजिशन पार्टी थी जिसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया शेख हसीना को निकालने में, वो पार्टी कह रही है कि इतनी बड़ी रैली की उसने कि जल्दी से पोल्स करवाइए बाय दिसंबर। बट जो पावर में बैठे हुए लोग हैं अब रेडिकल्स, उनको लग रहा है पावर अपने हाथ में बढ़िया है, और उनका ये कहना है कि हमें कुछ इलेक्ट्रल रिफॉर्म करने हैं अभी जो नेक्स्ट ईयर मिड तक हो पाएंगे, मिड 2026। तो अभी हम नहीं करवा सकते इलेक्शन। ओके, तो आप देख लीजिएगा थोड़े दिन में यहाँ पे फिर एक तरह का रेवोल्यूशन शुरू होगा बांग्लादेश में। 1.5 डिग्री इन नेक्स्ट 4 ईयर, तो ये तो हम लोग काफ़ी टाइम से मान के ही चल रहे हैं कि ये बढ़ना है। देर आर 70% चांस दैट एवरेज वार्निंग फ्रॉम द 25 to 29 वुड एक्सीड 1.5 डिग्री इंटरनेशनल बेंचमार्क, और ये कहा है WMO की रिपोर्ट ने। ठीक है, तो इन दोनों पे मैं आपको नोट डायरेक्ट ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। वहाँ मार्पोल में हमने देखा था IMO, यहाँ पर है WMO। ठीक है, इन दोनों पे शॉर्ट नोट मैं आपको डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, इसमें अभी और टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब मैंने आपको जो एनालिसिस किया था वहाँ पर PY 2020 प्रीलिम्स का, वो इसीलिए किया था कि देखिए हर चीज़ पढ़ने के पीछे मत भागिए। ओके, सम क्वेश्चंस आर बाउंड टू एस्केप। अब ये इतना बड़ा आर्टिकल लिखा है, इसमें आपके काम का कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी बात है दैट यहाँ पे साइंटिस्ट को एक इम्यून सेल मिला है बॉडी में called as TR1 cell that play a dominant role in mounting an immune response to the malaria। बस इतनी सी बात है, मगर उसके बाद भी मैं आपसे कहता हूँ ना तो ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा ना मेंस में। अब कुछ लोग आपको ज़बरदस्ती इसकी समरी बना के पढ़ाना शुरू कर दें, उसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, इसलिए प्लीज़ मेरी बात मानिए, जाकर उस वीडियो को अच्छे से देख लो, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को एनालाइज कर लो कि किस तरीके से अप्रोच करना है आपको इस प्रिपरेशन को आगे चल के। सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि सामने वाला जो पढ़ा रहा है, कोचिंग वाले जो दे रहे हैं बुक PDF वगैरह जो भी है, उनको ब्लाइंडली फॉलो करके आप सोचते हो कि मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और एग्ज़ाम निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा।
आप अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस के हिसाब से एनालाइज कीजिए कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस को टारगेट करना है प्रीलिम्स में, और उस पे आगे बढ़िए। मेंस मैं मानता हूँ इसमें टीचर्स और कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में कोई भी इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ 30% ही हेल्प कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। बाकी 70% आप ही की मेहनत होगी, ठीक है, और वो आएगी मल्टीपल रिवीजन के फॉर्म में। लेकिन अगर आपको करंट में इतना ओवर बर्डन कर दिया जाए किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा कि हम सारी चीज़ें पढ़ा देंगे आपको करंट में, उन्हें क्लेम करना है कि हमारे यहाँ से 60-70 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आया, तो वो आपको बल्कि करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको तो सिर्फ 60-65 क्वेश्चन तक पहुँचना है, तो आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए आपको क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है, ओके। और ज़्यादा रिवीजन का फोकस कीजिए अपने स्टैटिक सिलेबस पे। अब आपको कुछ ऐसे टीचर मिल जाएंगे यूट्यूब पे खासकर जो कह रहे हैं सब कुछ करंट में से आता है, बस करंट में लगे रहो दिन भर। ऐसा नहीं है यार, ठीक है। करंट से आया हुआ हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं खुद कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद आपको पढ़ाया था इतना कुछ, उसमें से किसी क्वेश्चन में 2 चीज़ें मैंने बताई थी, एक चीज़ नहीं बताई, तो मैंने उस क्वेश्चन को काउंट ही नहीं किया। जब तक फाइनल आंसर आप नहीं पहुँचोगे मेरे दिए हुए नोट्स में से या मेरे लेक्चर में से, तब तक उस चीज़ को काउंट नहीं किया जा सकता कि ये आप हमारे उसमें से सही कर सकते थे। सिर्फ टॉपिक आ जाना या टॉपिक का एक पॉइंट आ जाने से आप क्लेम नहीं कर सकते। बट मोस्ट ऑफ द टीचर्स एंड कोचिंग्स यही करती हैं और बच्चे उसी ट्रैप में फंसते हैं। नो समवन टोल्ड मी रैंक 1 दैट गर्ल दुबे, शक्ति दुबे ऐसे ही कुछ नाम है, आई डोंट रिमेंबर, ओके, उसने ईडी सारथी ज्वाइन किया है। अब एड सारथी ज्वाइन कर लो। देखो, एक होता है एक एग्ज़ाम निकालना खुद, और दूसरों को पढ़ाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, वो बहुत अलग चीज़ें हैं। लेकिन आजकल मेजॉरिटी बच्चों की बात यही है कि टॉपर्स कहीं पे आ जाते हैं मेंटर बन के या फिर टीचर बन के, एंड बच्चे वहाँ रश करना शुरू कर देते हैं। बट जो टीचर्स आपके फोरम IAS में, वाजीराम में, विजन में जो पढ़ा रहे हैं, दे आर 1000 टाइम बेटर दैन दीज टॉपर्स। उन्होंने ही तो इन्हें टॉपर बनाया है। तो ये जो बच्चे नए प्लेटफॉर्म्स की तरफ भाग रहे हैं वो उतना ठीक नहीं है, ओके। एज़ पर मी दैट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। आई हैव सीन मैनी पीपल जो एड सारथी की तरफ रश हुए थे जब वो एक लड़के ने ज्वाइन किया था, शिवन ने, बट उसके बाद सब डिसअपॉइंट हो गए आए मेजॉरिटी। उनको लगता है कि यार गलत डिसीजन था, बट गलत डिसीजन वहाँ आपके सिर्फ पैसे वेस्ट नहीं हुए। पैसे तो चलो ठीक है, वो तो फिर आ जाएंगे, लेकिन जो टाइम गया आपका, जो अटैम्प्ट गया, और जो जोश होता है फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में वो गया ना, ये कंपेंसेट नहीं हो सकता कभी, ओके। मेंस में आई एग्री कि 60% मेहनत टीचर की होती है। यहाँ पे आप एक राइट डिसीजन लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। लेकिन प्रीलिम्स में आप लोग जो आजकल इन यूट्यूब और इन सब में टाइम वेस्ट कर रहे हो वो ठीक नहीं है, वो अल्टीमेटली आपको हॉन्ट ही करेगा। और वो तब तक आप करते रहोगे जब तक ये टीचर्स आपको ये कहते रहेंगे देखिए ये मेरे नोट से आया, वो मेरी लेक्चर से आया। ये सब बकवास बातें हैं। ऑन एन एवरेज कोई भी बच्चा अगर दिन भर ही करेंट अफेयर ही चाटता रहेगा तो वो तो फिर अटैम्प्ट जाना ही है उसका, ठीक है। ऑन एन एवरेज आप स्मार्ट प्रिपरेशन से सिर्फ 60 to 65 क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हो, और वही करो, ओके। मोस्टली स्टैटिक सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिविजन्स करो, एंड करंट अफेयर से अपना सोर्स जितना लिमिट रख सकते हो उतना रखो। मैं हमेशा आपको एक मोटो देता हूँ, मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर में मिनिमम इनपुट में से अगर मैक्सिमम आउटपुट निकल आया और स्टैटिक आप लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर लो तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, वरना करंट के पीछे भागते रहो। क्योंकि एक टाइम था जब विजन की मैगजीन हार्डली 97 पेजेस की आती थी, आज वो मंथली मैगजीन 150 पेजेस तक पहुंच चुकी है। क्यों कर रहे हैं वो लोग ये? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लेम कर सकें कि ये हमारे नोट्स में से आया। बट उससे बच्चा ओवरबर्डन हो रहा है, वो तो समझ नहीं रहे हैं, बट एटलीस्ट आप लोगों को समझना चाहिए। एनीवे, इट्स अप टू यू। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।